बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर टॉपिक है एपिस्टेक्सिस। और एपिस्टेक्सिस से क्या मुराद है? एपिस्टेक्सिस मींस ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। देयर इज नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हिच विल बी काउंटेड एज एपिस्टेक्सिस, ओनली द इंटरनल ब्लीडिंग इनसाइड द नोज, चाहे वो एंटीरियरली आ रही है या पोस्टीरियरली आ रही है, वो कहलाएगी एपिस्टेक्सिस। Epistaxis is bleeding. So let's first of all clearly understand what is the blood supply of the lateral wall of the nose and the nasal septum. ठीक है, इस ब्लीडिंग कहाँ से होती है, कौन सी प्लेक्सिस से होती है, किस वॉल से होती है, किस एनाटॉमिकल साइट से होती है, इन सब की बहुत इंपॉर्टेंस है और इसलिए हम लोग पहले ब्लड सप्लाई स्टडी। यहाँ तक क्लियर? यस क्लियर है। ओके, थैंक यू। ब्लड सप्लाई फ्रॉम द नोज, सबसे पहले हम लोग नेजल सेप्टम का स्टडी करते हैं। नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट आल्सो फॉर्म्स एक प्लेक्सिस भी बनाती है ये नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के हमारे पास दो आर्टरीज जो इंटरनल कैरोटिड से आ रही होती है, वी ऑल नो, एंटीरियर एथमॉइड एंड पोस्टीरियर एथमॉइड। ये दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ रहे हैं। जो बाकी हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की डिफरेंट ब्रांचेस आएंगी। मसलन ग्रेटर पैलेटाइन जो है हमारे पास, वो मैक्सिलरी की ब्रांच है। सुपीरियर लेबियल हमारे पास फेशियल की ब्रांच है और हमारे पास पोस्टीरियर नेजल, सॉरी पोस्टीरियर मीडियल नेजल ब्रांचेस हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट द की ब्रांच जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा ये ब्लीडर पॉइंट होता है फॉर एपिस्टेक्सिस, वो है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो है स्फीनो पैलाटाइन। ये मेजर ब्रांच है, सॉरी ये माइनर ब्रांच है, पोस्टीरियर मीडियल नेजल ब्रांचेस। ये माइनर ब्रांच है तो हम लोग इसे बाकी तौर पे माइनस कर देते हैं। आपको इन 5 आर्टरीज के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। एंटीरियर एथमॉइडल, पोस्टीरियर एथमॉइडल, ग्रेटर पैलेटाइन, सुपीरियर लेबियल एंड सफीनो पैलेटाइन आर्टरी। ये हमारे पास नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई है। अगर इसमें से मैं सिर्फ पोस्टीरियर एथमॉइडल निकाल दूं so it also makes ये बाकी 4 आर्टरीज हमारे पास 1 2 3 4 बाकी 4 आर्टरीज दे मेक्स अ लिटिल एरिया पे बनने वाला केसल बैच प्लेक्सस। Am I clear? यस क्लियर है। ठीक है, अगर कोई पूछे नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई बताओ तो 5 लिखनी है। अगर कोई पूछे केसल बैच प्लेक्सिस जो आर्टीरियल इन नेचर होता, आर्टीरियल ब्लड जाता है इन नेचर, ठीक है। अगर यहाँ से ब्लीडिंग हो तो इट इज आर्टीरियल। मैं रेड से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि रेड ब्लड इज फॉर आर्टीरियल, ब्लू जो होता है हम वीनस के लिए यूज करें, ठीक है। अच्छा शहनाज, मुझे आप नेजल सेप्टम की आर्टरीज बताएं और उसके बाद मोमना आप टाइप कर दें जो केसल बैच प्लेक्सिस बनाती है ना वो आर्टरीज, ठीक है। चलो शहनाज। जी, नेजल सेप्टम जो है इसको 5 आर्टरी सप्लाई करती हैं। पहली है एंटीरियर एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल, ये दोनों ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। फिर आती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो कि ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, और सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो ब्रांच है फेशियल आर्टरी की। और मैक्सिलरी और फेशियल ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और 5 जो है वो है स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी। ये भी हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी के थ्रू कनेक्टेड होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है। चले, और मोमना अभी आप हमें केसल बैच प्लेक्सिस की वो आर्टीरियल सप्लाई काइंडली बता दें, टाइप कर देना। अच्छा, जब तक मोमना आपकी टाइप करके हमें बताती हैं तब तक हम लेटरल की ब्लड सप्लाई लिखते हैं।
लेटरल वॉल ऑफ नोज की ब्लड सप्लाई है एला की। मोमना अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? केसल बैच प्लेक्सस की कोई भी ब्लड सप्लाई बता दो। कोई भी बता दे। जी बिल्कुल, मोमना अपनी का मैसेज है, बिल्कुल सही, ऐसी बात है। बस पोस्टीरियर इथमोइडल नहीं होती, बाकी सारी एंटीरियर इथमोइडल हमारे पास स्फीनोपेलेटाइन जो बेसिक मेजर आर्टरी है, ग्रेटर पेलेटाइन, सुपीरियर लेबियल और एंटीरियर इथमोइडल। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं लेटरल वॉल की ब्लड सप्लाई पर। लेटरल वॉल की दो ब्लड सप्लाई तो बिल्कुल कॉमन है ना, जो इंटरनल करोटिड सप्लाई करती है, एंटीरियर इथमोइडल और पोस्टीरियर इथमोइडल। डिफरेंस आता है हमारे पास एक्सटर्नल करोटिड के पास। एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी के ब्रांचेस में डिफर करेगी। वो कैसे डिफर करेगी? क्योंकि ये अब लेटरल है, हमारे पास एक हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस का नाम पढ़ा था, पोस्टीरियर मीडियल नेजल ब्रांचेस। तो चूंकि अब ये लेटरल है तो अभी होगा पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांच। ठीक है, वहां हमारे पास जो मेजर ब्लीडर था या जो मेजर आर्टरी थी जो ब्लीडर काउंट करती थी स्फीनोपेलेटाइन। यहाँ हमारे पास होगी उसी की काइंड ऑफ ब्रांच कह लें, या उसी का जो पहली उस आर्टरी की प्रायर फॉर्म जो थी वो होगी नेजो पेलेटाइन। मतलब अगर एक्सटर्नल करोटिड से आर्टरी निकली है और हमें पता है कि ब्रांचेस में डिवाइड होती तो ये है लेट्स सपोज नेजोपेलेटाइन और डिवीजन की बात बनती है स्फीनोपेलेटाइन। तो हाँ, यहाँ जो लेटरल वॉल को सप्लाई करती है ना वो होती है नेजोपेलेटाइन। मतलब डिवीजन डिवाइड करके स्फीनोपेलेटाइन बनने से पहले जो उस आर्टरी का स्ट्रक्चर है ना वो नेजोपेलेटाइन। ठीक है, कोई हाँ हम कर दें? समझ आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है। आपने ये बताया कि इसमें जो होता है वो इंटरनल कैरोटिड की दोनों सेम होती हैं ब्रांचेस, एंटीरियर इथमॉइड और पोस्टीरियर इथमॉइड। और इसमें दो का आता है डिफरेंस, वो जो एक्सटर्नल कैरोटिड की होती है ना जी ब्रांचेस, उसके अंदर इसके अंदर आती है पोस्टीरियर लेटरल नेजल और नेजोपेलेटाइन। ठीक है, और सम ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी। अब तकरीबन इसमें वही आर्टीरियल सप्लाई है, लेकिन क्योंकि लेटरल साइड पे है इसलिए लेटरल साइड तक जाते जाते कुछ ब्रांचेस जो होती हैं आर्टरी की वो नहीं पहुंच पाती। नेजल के सेप्टम को तो सप्लाई करती हैं बट लेटरल वॉल को वो सप्लाई नहीं कर पाती। लाइक हम लोगों ने फेशियल आर्टरी की पढ़ी थी सुपीरियर लेबियल ब्रांच सेप्टम में, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर लेबल पहुंच ही नहीं पाती। जस्ट सम ब्रांचेस ऐसी बेग सा लिखा हुआ है, सम ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी वी गेट द नेजोपेलेटाइन, पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांचेस, ग्रेटर पेलेटाइन भी होती है मैक्सिलरी की। तो तकरीबन वही है, इंटीरियर पोस्टीरियर वही है। पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांचेस जो है वहाँ पोस्टीरियर मीडियल थी, यहाँ पोस्टीरियर लेटरल है, वहाँ स्फीनोपेलेटाइन थी, यहाँ नेजोपेलेटाइन है। बाकी फेशियल आर्टरी की वही ब्रांचेस है, ग्रेटर पेलेटाइन मैक्सिलरी की वही ब्रांच। अब मुझे लेटरल वॉल की कौन रिपीट कर देगा? लेटरल वॉल की मुजम्मिल भाई आप रिपीट कर। यस, मैं करता हूँ। आपने ये बताया कि जो हमारे पास लेटरल वॉल होती है ना उसकी सेम होती है, जिसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की होती हैं ब्रांचेस, एंटीरियर इथमॉइडल, पोस्टीरियर इथमॉइडल। इसके अंदर जो चेंज आता है ना वो आता है स्फीनोपेलेटाइन का। इसके अंदर स्फीनोपेलेटाइन की जगह पे होती है नेजोपेलेटाइन, और एक और आपने बताई थी उसका मुझे नाम भूल गया। बाकी इसके अंदर सुपीरियर लेबियल भी होती है और ग्रेटर पेलेटाइन भी है। हाँ जी, ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी नेजोपेलेटाइन और पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांचेस, बाकी सारी वही है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कुछ प्लेक्सिस के बारे में। एक तो लिटल एरिया जो किसल बैच प्लेक्सिस है वो आर्टीरियल होता है। अब मैं ब्लू मार्कर इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज हम लोग जो भी पढ़ने लगे हैं प्लेक्सिस, दो और प्लेक्सिस पढ़ेंगे, दे आर वीनस इन नेचर, तो इसलिए मैं ब्लू मार्कर यूज कर रही हूँ। रेट्रो कोलमनर प्लेक्सिस है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास प्लेक्सिस का नाम है वुडरॉफ प्लेक्सिस। Let's
सपोज ये आपका है नोज, ठीक है, बहुत ही लंबा हो गया nose। ये आपका है नोज, ये है इसका इंफीरियर पार्ट, ठीक है। इंफीरियर पार्ट के एंटीरियर में अगर कोई भी ब्लीडर हो, इंफीरियर पार्ट के एंटीरियर में होते हैं हमारे पास लिटिल कैसलबैच प्लेक्सस, और इंफीरियर पार्ट के पोस्टीरियर में हमारे पास होता है ये वुडरफ प्लेक्सस। अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग मिले और एंटीरियरली मिले, मोस्ट कॉमनली वो लिटिल की वजह से कैसलबैच प्लेक्सस के वहां पे कोई ना कोई फिंगरनेल ट्रोमा या कोई भी ऐसी चीज हुई होती है जिसकी वजह से वहां से ब्लीडर निकल रहा होता है। लेकिन अगर आपको कोई अगर पोस्टीरियरली मिले, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मिले, तो मोस्ट कॉमनली वुडरफ प्लेक्सस की वजह से। आपको इसके एनाटॉमिकल लोकेशन समझ आ गई, इंफीरियरली एंटीरियर लिटिल है, पोस्टीरियर वुडरफ है। Am I clear? अब हम आते हैं यस ठीक, थैंक यू। अब हम आते हैं रेट्रोकोलम्बर क्या चीज है। होता कुछ यूं है कि हमारे ये दो नॉस्ट्रल्स हैं और ये है सेप्टम। होता कुछ ऐसे है कि कुछ वेन्स, आई एम यूजिंग ब्लू अगेन, कुछ वेन्स ऐसे सेप्टम को ट्रावर्स करती है और करते करते एकदम शार्प एज लेके, शार्प टर्न लेके हमारे पास जो लेटरल वॉल की वीनस प्लेक्सस है, ये लेटरल वॉल है, ठीक है, जो लेटरल वॉल की वीनस प्लेक्सस है उसके साथ जाकर जुड़ जाती है। The veins run vertically downwards just behind the columella. Columella जो होता है nasal septum का बिल्कुल जो आगे की स्किन लगी होती है ना, उसे कहते हैं। Crosses the floor of the nose and join the venous plexus on the lateral wall. Lateral wall की venous plexus को join कर लेते हैं। This is a common site for the venous bleeding in young people. Veins आई क्रॉस किया फ्लोर और यहाँ पे lateral wall के साथ anastomose, lateral wall की venous supply के साथ anastomose कर गए, इसे हम कहेंगे रेट्रोकोलम्बर वीनस प्लेक्सस। समझ आ गई? एक बार रिपीट कर दें ये चीज। अच्छा, ये एक दफा रिपीट करें। रेट्रोकोलम्बर वेन्स, रेट्रोकोलम्बर कोलम्बर नहीं, क्लोम्युलर रेट्रोकोलम्बर वेन्स का होता ये है कि ये क्लोमुला के पीछे होता है। क्लोमुला क्या होता है? आपका जो नेजल सेप्टम है उसके आगे एक स्किन है जो आपको फील होती है, एक्सटर्नली जो आपको फील होती है वो स्किन है, बाहर से अगर आप नाक को टच करें तो आपको क्लोमुला फील होता है। क्लोमुला के बिल्कुल पीछे हमारे पास ये वेन्स पड़ेंगे, वर्टिकली दे रन डाउनवर्ड्स। मैंने ब्लू इसलिए यूज किया था कि ये वेन आपको याद रहे कि वीनस है, मैं ब्लैक यूज कर लेती हूँ। ये दे रन डाउनवर्ड्स, दे आफ्टर रनिंग दे क्रॉसेस द फ्लोर एंड दे जॉइन द lateral venous plexus. They join the venous plexus of the lateral ala of the nose. Lateral nasal wall की venous plexus को join कर लेते हैं और यहाँ plexus जो बनता है वो होता है रेट्रोकोलम्बर। क्लियर? ये भी वीनस है और वुडरफ भी वीनस है, दोनों ब्लू। क्लियर? चलिए ठीक है। अच्छा, अब एक बात जो आपने याद रखनी है, जो लिटल्स है ना, जो लिटल्स प्लेक्सिस है वो अक्सर बच्चों में होता है, इन चिल्ड्रन, ठीक है। उससे थोड़ा सा बड़ा कर ले, यंग पीपल को होता है रेट्रोकोलम्बर, ठीक है। और जो वुडरफ प्लेक्सिस है ना वो अडल्ट्स में होता है। लिटिल क्योंकि छोटा है, लिटिल यंग कैसलबैच प्लेक्सस चिल्ड्रन में होगा, नाम से लिटिल इसका निमोनिक याद रख लीजिएगा। रेट्रोकोलम्बर याद रखना कि यंग पीपल में होता है, मोस्ट कॉमन यंग एज टीनेजर्स है। और अडल्ट्स में हमारे पास वुडरफ प्लेक्सस आता है, ठीक है जी। बात है वो, थैंक यू। अब
अब हम पढ़ने लगे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छा खासा बैठे बैठे किसी के नाक से खून निकल आए। व्हाट इज द कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस? ढिंगरा कहता है कि कॉज को सिर्फ नाक तक महदूद ना किया जाए, ओवरऑल भी लिया जाए। तो पहले हम पढ़ेंगे लोकल कॉज कि नाक में ऐसे क्या मसले होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे जनरल कॉज, और तीसरी जो सबको आती है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो लिख देता है इडियोपैथिक, कि समझ ही नहीं आएगा कॉज क्या। इडियोपैथिक ये है कि वी डोंट नो व्हाट्स द कॉज। लोकल ये है कि हम नाक, नोज की बात करें और नेजोफेरिंक्स की बात करें कि ऐसा क्या हुआ नाक में या नेजोफेरिंक्स में कि इट लेड टू either एंटीरियर ब्लीड होने लग गया या फिर पोस्टीरियर ब्लीडिंग होने लग गई। ऐसा हुआ तो हुआ क्या? आप लोगों का इंटरनेट का इशू है, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मेरी आवाज अब क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी मोमना, आप भी आप सही बता रही हैं। बाकियों को आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर नहीं है मेरी? क्लियर है? अब ठीक आ रही है, लेकिन बीच में से ना मतलब नहीं आ रही होती, पता नहीं कट जाती है, शायद मेरा इशू है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा, फिर रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। वैसे मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं ये कह रही थी कि लोकल कॉजेज में हम देखते हैं कि नोज और नेजोफेरिंक्स में ऐसा क्या हुआ जो ब्लीडिंग हुई, एंटीरियर या पोस्टीरियर लेवल पे ब्लीडिंग हुई। ठीक है, तो मोमना आपने बताया सबसे पहली बात, नाक में किसी भी चीज का ट्रोमा हो सकता है। ट्रोमा, कुछ सिंगल नेल ट्रोमा, बट काफी लोगों को उंगलियां डालने का बहुत शौक होता है, नाक में ट्रोमा हो सकता है। इट कैन बी इन्फेक्शन, कुछ राइनाइटिस, कुछ जोर जोर से छींके मारे तो, राइनाइटिस में जोर जोर से छींके मारे तो हमने पढ़ा था कि जब जोर जोर से छींके बजती हैं राइनाइटिस में एपिस्टेक्सिस हो जाता है, इन्फेक्शन आ गया। फिर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, फर्स्ट क्लास, द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ आर्ट्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनएस में जो स्पर होता है वो भी एपिस्टेक्सिस कॉज कर सकता है। फिर हमारी एक क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा कि कई दफा फॉरेन बॉडी चली जाती है, ऐसे ही नाक में कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी, राइनोलिट, नेजल मैसेज जो पढ़ा था, मतलब कि जो मैगट्स थे वो नाक में चले जाते थे, तो वो जाके भी एपिस्टेक्सिस करा सकते। ठीक है, तो मैं फॉरेन बॉडी भी लिखती हूँ, फॉरेन बॉडी। जो हमारा एपिस्टेक्सिस का मेन कंसेप्ट है ना कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, इनसाइड ऑफ द नोज, वो ये है कि हमारे पास जो वेसल्स होती है ना नेजल सेप्टम पे, वो बड़ी डेलिकेट सी होती हैं और उन पे एटमॉस्फेयर का भी बहुत वो आता फील होता है। अगर वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि समर्स में काफी लोगों की नोज ब्लीड करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में इतनी ज्यादा वो वेसोडाइलेट हुई होती है वेसल्स, और ब्लड सर्कुलेशन इतनी ज्यादा होती है कि इट लीड टू ब्लीडिंग ऑफ द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड ब्लीडिंग। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी बड़ा रोल है इस सब चीजों में। नियोप्लाज्म्स, लेट्स सपोज कोई ट्यूमर है, तो ट्रोमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, डीएनएस, फॉरेन बॉडी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, they all can contribute to the local causes के नोज से हमारे पास ब्लीडिंग आ रही है। ठीक है, नेजोफेरिंक्स में हमारे पास जो है ना वो बड़े मजे का, नेजोफेरिंक्स का हमारे पास निमोनिक है जैम, एम फॉर malignant ट्यूमर्स, एम का मतलब है, एम स्टैंड्स फॉर malignant ट्यूमर्स, ए स्टैंड्स फॉर एडिनोइटिस, एडिनोइडाइटिस, और जे जो है वो हमारे पास जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। एंजियोफाइब्रोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी नेक्स्ट क्लास एंजियोफाइब्रोमा पे ही होनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है ब्लीडिंग का। एंजियोफाइब्रोमा कैन लीड टू वेरी bleeding up to a level of medical emergency. No doubt epistaxis can also lead to a bleeding of level of medical emergency. And nasopharynx में हमारे पास जैम है, निमोनिक, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, एडिनोइडाइटिस एंड malignant ट्यूमर। ठीक है,
ये लोकल कॉज में आ गया कि लोकली हमारे पास नोज या नेसोफेरिंक्स में ऐसे मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से एपिस्टेक्सिस हो। दूसरे हम लोग आ जाते हैं कि जर्नल कॉजेज क्या। जनरली थ्रो मी आइडियाज, कौन कौन सी जर्नल ऐसी कंडीशंस हैं, सीरियस की, लिवर की, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोई हो गया, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास जर्नल पूरी बॉडी में मसला हो सकता है दैट कैन लीड टू एपिस्टेक्सिस। एनीबॉडी? या defect in coagulating factors, वेरी गुड। extravascular bleeding, जी 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 जी, हमारे पास कोई कोऑगुलेशन फैक्टर में मसला आ जाए, कोई बंदा हाइपरटेंसिव हो गया है, हाइपरटेंशन है उस बंदे को, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है उस बंदे को, फिर जैसे आपने बताया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से मसला है, ब्लड क्लॉट कौन कराता है? लिवर, लिवर में मसला है, लेट्स सपोज लिवर कोई डिजीज है, माइट्रल स्टेनोसिस है, माइट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस है। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन होता है गर्ल्स में होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान vicarious menstruation। उसमें भी हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है फ्रॉम द नोज। ठीक है, थैंक यू शहनाज, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। हमारे पास कॉजेज होगी कंप्लीट। कॉजेज क्या है हमारे मुजम्मिल भाई? कॉजेज जरा जल्दी से रिव्यू कर दें। कॉजेज किन हमने कॉजिंग में आपने बताया, सबसे पहले आपने बताया कि लोकल कॉजिंग, लोकल कॉजिंग में आपने ये बताया जैम होता है, निमोनिक, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, जी 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 एडिनॉइड और मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद आपने बताई जो जनरल कॉजेज होती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन। उसके बाद आपने बताया कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो ठीक नहीं बन रहे। उसके बाद आपने बताया कि अगर कोई लिवर की एबनॉर्मेलिटी है। उसके बाद जी एक जी और बात आपने बताई कि फीमेल के अंदर ना मेंसेस के दौरान भी हो सकता है। ठीक है। और तीसरी कॉज है इडियोपैथिक, जिसका हमें कोई पता नहीं कि क्या रीजन बनी और वो इस तरह खराब हो गया, मतलब एपिस्टेक्सिस हो गया। अच्छा, दूसरी पॉइंट आ जाती है, हमें पता है कि अब वो कहता है कि एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में डिफरेंस होता है। इसका डिफरेंस इतना वास्ट होता है, इतना मेजर होता है कि पता लग सकता है बंदे को ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ पेशेंट पता लग सकता है ब्लीडर कौन सा है, किस एपिस्टेक्सिस के पॉइंट से, किस प्लेक्सिस से हमारे पास ब्लीडिंग हुई है। उस प्लेक्सिस को जाके हम लोग कॉटरी कर सकते हैं, हम लोग एंटीरियर नेजल पैकिंग में पोस्टीरियर नेजल पैकिंग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस और एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का डिफरेंस उसने बताया। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम लिटल्स एरिया से हमारे पास, लिटल्स एरिया बेसल पैच प्लेक्सिस से हमारे पास ब्लीडिंग आती है। इट इज मोर कॉमन, यहाँ पे इट इज लेस कॉमन। मोर कॉमन, लेस कॉमन। मोस्ट कॉमन लिटल्स एरिया से होती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन जो साइड होती है ना वो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की मोस्ट कॉमन साइड पोस्टीरियरली होती है। मतलब आप पोस्टीरियर का वुडवर्थ प्लेक्सस लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिटल, याद रखना लिटल मतलब बच्चा भी लिटल है। लिटल जो होते हैं मोस्टली चिल्ड्रन होते हैं। वुडवर्थ वगैरह ज्यादातर अडल्ट्स में या यंग पीपल में। इसकी क्या कॉज होती है? अक्सर बच्चों को ना, जैसे छोटे बच्चे हैं, अक्सर बच्चों को आदत होती है नाक में उंगली डालने की। तो फिंगर नेल ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज के लिटल एरिया से बच्चों में ब्लीडिंग हो। फिंगर नेल ट्रॉमा, इसकी बड़े लोगों में कुछ पता नहीं लगता कि एकदम स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और वो पीछे की तरफ गले की तरफ जाती है, गले के अंदर हलक में नहीं, मतलब मेदे में, स्टमक में चली जाती है। इतनी ब्लीडिंग हो रही होती है और वो ना नेचुरली बंदा swallow कर रहा होता है, उसे पता भी नहीं लगता until unless उसे टेस्ट आता है, ब्लड का टेस्ट आता है, उसे पता लगता है। या कई दफा क्या होता है, क्योंकि खून जो है, आपने पढ़ा होगा इस बात को, कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना, जैसे गैस्ट्रिक का म्यूकोजा है वो ना, I'm so sorry, स्टमक बहुत बुरा होगा,
जो गैस्ट्रिक का म्यूकोजा है ना, वो ब्लड का इरिटेंट है। अगर सारा पोस्टीरियर नेजल एपिस्टेक्सिस जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड का वो ब्लड जो है स्टमक में आया है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज इरिटेटेड टू दिस ब्लड, वो वॉमिट आउट कर देगा बंदा। जब वॉमिट आउट करेगा तो अक्सर इरोनियसली पता लगता है कि चाहे डॉक्टर कहते हैं कि इस बंदे को हेमेटोमेसिस है, लिवर सिरोसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, लेकिन वो डॉक्टर अगर गौर करे तो पता लग जाता है कि उसे ये सब चीजें नहीं है, उसकी बेसिकली पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो रही है, उसे पोस्टीरियर लेवल पे जाके ब्लीडिंग हो रही है नोज। तो ये रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां बच्चों में ट्रोमा की वजह से होता है वहां अडल्ट्स में स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़े शख्स को कुछ ना कुछ हाइपरटेंशन रहती है और माइट्रल वॉल्व के मसले रहते हैं, बड़े मसले रहते हैं बड़े लोगों को, तो स्पॉन्टेनियसली इसकी कॉज है। छोटे बच्चों में ब्लीडिंग जो होगी वो इतनी सीवियर नहीं होगी। छोटे बच्चों में ब्लीडिंग जो होती है ना वो बड़ी माइल्ड सी होती है, थोड़ी देर होगी और बस बंद। बड़े लोगों में ब्लीडिंग बहुत ही सीवियर लेवल की। और जब एक बात याद रखिएगा, जब भी पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का ब्लीडर आता है, एक तो वो बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सीवियर ब्लीडिंग होती है। दूसरा ये कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, इतनी सीवियर होती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, इतनी सीवियर होती है। उसको रोकना, उसकी पैकिंग करना, उसकी कॉटरी करना, फिर इसको सेप्टिक शॉक ना हो जाए, 24 आवर्स से ज्यादातर देर के लिए उसको पोस्टीरियर नेजल पैक लगाते हैं। कोई भी पैक, कोई भी आप ड्रेसिंग करें, अगर वो 24 आवर्स से ज्यादा इंटरनली बॉडी में पड़ी रहेगी, यू हैव टू कंसीडर द फैक्ट कि उसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ना हो जाए, टॉक्सिक शॉक में ना चला जाए, इसलिए उस पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज करा देते हैं। ठीक है, जी सही है। अब यस, आगे समझ में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे। एक पेशेंट है, एपिस्टेक्सिस का पेशेंट है, अक्सर सिर्फ हेल बताते होते थे कि इतना वो बंदा जो होता था, इतना बंदा जो होता है एपिस्टेक्सिस का पेशेंट जो है, इतना वो पैनिक कंडीशन में आता है, उसके सारे घर वाले इतने पैनिक हो जाते हैं। अगर वो हॉस्पिटल प्रेजेंट कर रहा है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो वो ऑब्वियसली पैनिक कंडीशन में आएगा। उसके पूरे ड्रेस पे खून होगा, उसके रीढ़ खून होगा, मतलब उसकी कमीज पे खून होगा, और वो बहुत कोशिश कर रहा होगा कि वो उसका जो है, वो बहुत कोशिश कर रहा होगा कि उसका जो है नाक से खून बंद हो जाए, लेकिन हम लोगों ने उसका बंद नहीं होता। अब सबसे पहली मैनेजमेंट ये है कि हम देखें कि उसका मोड ऑफ ऑनसेट क्या था। बस ऐसे ही जल्दी से स्पॉन्टेनियसली शुरू हो गई कि आप नाक में उंगली डाल के बैठे हुए थे, या फिर आप पूछें कि कहाँ, आप देखेंगे कब, पूछेंगे उससे कि कब से हो रही है ब्लीडिंग, कितनी देर हो गई है ब्लीडिंग होते हुए, खून किस तरह आ रहा है, तेजी से बहुत ज्यादा उसका फ्लो है कि थोड़ा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग किस तरह की है। फिर आप देखेंगे कि क्या, उससे पूछेंगे उस पेशेंट से क्या आपकी फैमिली में, पेशेंट नहीं कुछ बता रहा होगा, वो तो बहुत पैनिक होगा, उसके कोई अटेंडेंट आया होगा, उससे पूछेंगे क्या फैमिली में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई कोआगुलेशन में मसला है, या कोई बंदा जो है एंटी कोआगुलेशन ड्रग्स ले रहा है। अगर ये सब कुछ माइनस है या जो भी कंडीशन है उस लिहाज से आप ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि ट्रॉटर्स पोजीशन करते हैं। ट्रॉटर्स पोजीशन, व्हाट इज ट्रॉटर्स पोजीशन? ट्रॉटर्स पोजीशन होता है कि थंब और इंडेक्स फिंगर्स लेके अपना नाक को पकड़ ले, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बेंड हो, मुंह खोले और मुंह से सांस ले। नाक को पिंचिंग करते, नाक को पिंच करती है और मुंह खोले, मुंह से सांस ले। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आगे टिल्ट हो जाए, और जो भी अगर खून मुंह में आ रहा है ना, तो वो मुंह से निकाले और सिंक में फेंक। 5 मिनट के लिए पकड़ी रखे अच्छे खासे जोर से अपने नाक को। इसके अलावा जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं, या अगर कोई भी घर में इमरजेंसी है तो कोशिश करते हैं कोई बर्फ, कोई भी कोल्ड कंप्रेशन जो है वो उसकी नाक पे, जब उसने पिंचिंग किया हुआ ना, उसकी नाक के इर्द कोई भी कोल्ड कंप्रेशन हम अप्लाई करें। कोल्ड कंप्रेशन क्या करती है? वेजो कंस्ट्रक्शन करा देती है। ठीक है, सबसे पहला तो हमारे पास है ट्रॉटर्स मेथड। दूसरा है कि अगर ब्लीडिंग जो है रुक चुकी है, आई रिपीट, जब ब्लीडिंग रुक जाए तो फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना। ब्लीडिंग रुक गई, आपने पूरा नाक साफ कर लिया, पूरे नाक से क्लॉटिंग फैक्टर जो थे, क्लॉटेड जो ब्लड था निकाल दिया, फिर पकड़ें
नाक खोलें, राइनोस्कोपी से देखें कहाँ से ब्लीडिंग थी, एंटीरियर थी, पोस्टीरियर थी, कहाँ से थी ब्लीडिंग, लोकेट करें आप, प्रॉपर लोकलाइज करें, लोकेट करने के बाद वहां कर दें कॉटरी। आजकल कॉटरी जो हो रही है वो दो तरह से हो रही है, कॉटरी केमिकली हो रही है बाय सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरी केमिकल इलेक्ट्रिकली हो रही है। कॉटरी में कॉटरी करते वक्त बात याद रखनी है कि ये रोजेट पैटर्न में होती है। रोजेट पैटर्न क्या मतलब, ऐसे एक यहाँ दूसरी यहाँ दूसरी यहाँ, ये पेटल्स की फॉर्म, ये रोजेट पैटर्न में होती है। ठीक है, अब तीसरी क्या करना है, अगर तो हमारे पास एंटीरियर नेजल एंटीरियर ब्लीड था, एंटीरियर मतलब लिटल प्लेक्सस था, तो हम एंटीरियर नेजल पैकिंग करते हैं। एंटीरियर नेजल पैकिंग कैसे होगी, लेट्स सपोज ये नाक है हमारे पास, ये नाक है हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक 1 मीटर का रिबन गॉज लेते हैं, उसको 2.54 जो है सेंटीमीटर का वाइड, 1 मीटर जो होता है लॉन्ग रिबन गॉज, बात मेरी समझ अभी थोड़ी देर में आती है। हम एक इतनी बड़ा रिबन गॉज लेते हैं, हम एक बड़ा सा रिबन गॉज लेते हैं 1 मीटर का, जिसकी विड्थ जो होती है ना, हम लोग बड़ों में 2.54 सेंटीमीटर रखते हैं और बच्चों में 12 मिलीमीटर रखते हैं, मतलब उसका आधा रखते हैं। ठीक है, इतनी विड्थ रखते हैं और 1 मीटर का गॉज होता है, उसकी तहें लगाना शुरू कर देते हैं। या हम रूफ टू फ्लोर आते हैं, या फिर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं। ठीक है, एंटीरियरली पूरे नाक को पैक कर देते हैं। समझ आ रही है बात मुजम्मिल भाई? यस आ रही है। आप जी जी। मुजम्मिल भाई आप काइंडली रिपीट कर दें। अच्छा, तो आपने ये बताया कि इसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, सबसे पहले आपने बताया कि हम उसकी पिंचिंग करते हैं, उसके बाद हम कोल्ड कंप्रेशन करते हैं, उसके बाद हम कॉटी करते हैं। कॉटी के 2 मेथड होते हैं, केमिकल कॉटी या इलेक्ट्रिकल कॉटी। केमिकल के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज करते हैं। उसके बाद आपने बताया कि अगर ये छोटे जो होते हैं बच्चे, उनमें हम एंटीरियर नेजल पैकिंग करते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि एक वो गॉज इस्तेमाल करते हैं, रिबन गॉज, जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर और उसकी विड्थ होती है 2.54 सेंटीमीटर। तो उसे हम ना आगे से पीछे तक, या मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, उसकी हम पैकिंग कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं पोस्टीरियर नेजल पैक की तरफ। पोस्टीरियर नेजल पैक भी दो तरह से हो सकता है। या तो हम लोग बलून कैथेटर यूज करें, बलून कैथेटर इजी रहता है, हम बस इन्फ्लेट कर देते हैं और जो ही इन्फ्लेट होता है वो पोस्टीरियर जो भी उसका ब्लीडर पॉइंट होता है ना, उस पर जाके ना वो प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करता है और वो क्लॉट कर जाता है। बलून कैथेटर यूज कर सकते हैं। बलून कैथेटर जैसे यहाँ पे फोलीज लिखा है। ठीक है, दूसरा पोस्टीरियर नेजल पैक का वो है रिबन वाला तरीका है। हम लोग 3 रिबन लेते हैं, उसको 3 रिबन के गॉज, कोन शेप गॉज बनाते हैं, 3 गॉज लेते हैं, ऐसे तीनों को आपस में बांधते हैं। अब हम लोग इसे अप्लाई कैसे करते हैं नाक में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको ये नहीं भी आएगा ना तो कोई मसला नहीं, बस आपको बताना चाहिए कि हम लोग ने पोस्टीरियर नेजल पैक करनी है। और ये कैसे करनी है बताती हूँ। ये नाक है, एक तो मुझसे नाक सही नहीं बनता, अच्छा जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों ने कोन में पैक कर दिया था कुछ गॉजेस को। एक रबर ट्यूब पास करेंगे नाक से मुंह की तरफ और वो बेसिकली गाइड करेगी 2 कोन्स को। एक जो गॉज कोन होगा वो पीछे पड़ा होगा, एक फ्रंट पे हमें पड़ा होगा। एक को हम पीछे से रखेंगे ताकि पीछे से ब्लीडिंग ब्लॉक हो। तीसरे को यहाँ पे हम लोग स्प्रेड करेंगे, पैक कर देंगे, पूरा नाक पैक
ये हमारे पास रिबन गॉज जो होगा पैकिंग का काम करेगा। इसके अलावा दूसरा हम लोग गॉज फॉर बैकवर्ड सारा स्प्रेड करेंगे और यहाँ पे क्लोजिंग एंड के लिए हम एक और कोन गॉज लगा देंगे। ये सारा आपस में टाइड होगा और उस पर्सन को हॉस्पिटलाइज रखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि पोस्टीरियर जो नेजल होते हैं ये बहुत ज्यादा स्वीयर होते हैं, उनकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा स्वीयर होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हें पैक करके इनका एडमिशन करा देते हैं, इनको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या साइनस इंफेक्शन से बचाने के लिए हॉस्पिटलाइज रखते हैं। ठीक है, ये ना भी समझ है तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना कि रिबन्स हम लोगों ने यूज किए, उसको पोस्टीरियर नेजल पैक किया, 2 कोन्स हम लोगों ने बनाए, एक को पीछे रखा, दूसरे से हम लोगों ने फिल इन किया सारा और तीसरे को सामने रख के पैक्ड इट ऑल। और सबसे पहले हम लोगों ने एक रबर ट्यूब पास कर दी थी जो गाइड कर दी थी इस गॉज को। ना भी समझ आए डोंट वरी, लेकिन आपको ये पता है कि हम लोग फॉलिस कैथेटर यूज कर सकते हैं और रिबन गॉजेस यूज कर सकते हैं पोस्टीरियर नेजल को पैक करने और जो हॉस्पिटलाइज करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। लास्ट चीज जो है वो ये है कि अगर एक पर्सन को बहुत ज्यादा एपिस्टेक्सिस और ब्लीडिंग रुकती नहीं है तो हम लोग क्या कर देते हैं, लाइगेशन कर देते हैं आर्टरीज। कई दफा ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि हमें मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करना पड़ता है, कर देता है उस साइड से, क्योंकि मैक्सिलरी बहुत ज्यादा सफीनोपैलेटाइन जो है वो उसकी बेसिकली सफीनोपैलेटाइन मैक्सिलरी से निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। तो हम लोग मैक्सिलरी को लाइगेट कर देते हैं। या अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अक्सर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को अबव द थायराइड आर्टरी हम लोग लाइगेट करते हैं। ठीक है, Am I clear? यस क्लियर है जी। ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है, हम लाइगेट करते हैं। पास्ट पेपर क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पास्ट पेपर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, यू हैव टू गो थ्रू देम, क्योंकि सबका आएगा। ब्लीडिंग है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, मैनेज कैसे करना, मैनेजमेंट के टॉटर्स पोजीशन, फिर कॉटरी, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर नेजल पैक, एंटेलाइगेशन, ये आप लोगों ने लिखना है। और इसकी सारी बाकी चीजें मैंने आपको करा दिया। कॉज पे क्वेश्चन आता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है। सो होप सो वी आर गुड टू गो। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। नूर भाई आपको कोई क्वेश्चन? शहनाज आपको कोई क्वेश्चन? मोमना आपको कोई क्वेश्चन?